ब्याज का जो अनुदान है वो 3% कर दिया गया है। ये पहले 6% था महिलाओं के लिए, 5% था पुरुषों के लिए, तो इसको कम क्यों किया गया है? देखिए, हमारी रीच बढ़ाने की क्षमता होती है। दुनिया में कोई भी सरकार हो, सबके पॉकेट की एक डेप्थ होती है, गहराई होती है। बजट की कमी है इसको लेकर? नहीं, बजट की कमी नहीं है, लेकिन आपको आपकी पॉकेट की तो साइज कितना ही बड़ा हो, अनलिमिटेड किसी की नहीं होती है। स्टार्टअप को लेकर क्या पॉलिसी बनी है मध्य प्रदेश में? अभी नई हम पॉलिसी ला रहे हैं स्टार्टअप स्टैंड अप की, और बहुत तेजी से हम उसमें भी आगे बढ़ने वाले हैं। जी, मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस को लेकर, उसमें भी एक आपका विभाग का एक हिस्सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल दोनों काफ़ी हद तक नियर बाय एक दूसरे की पूरक गतिविधियां हैं, एंड हम उनको अब टेकअप कर रहे हैं। लोन लेने कोई जाता है तो बैंक उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते हैं, उसे गिरवी रखने को, मॉर्गेज रखने को कहा जाता है। ये दो सरकारों के बीच का है। बैंक्स केंद्र सरकार के अंदर आ रहे हैं और लोकल प्रशासन की व्यवस्था हमारे पास है। मॉडल स्टेट सर? चाइना, क्योंकि नकल में भी आना चाहिए। मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में किस प्रोडक्ट का हब बने? फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट मतलब टेक्सटाइल, फार्मेसी। रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि ये वो विभाग है जिसकी जिम्मेदारी है युवाओं को रोजगार पहुंचाने की। और अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिलता है तो इससे न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का भी तेजी से विकास हो सकेगा। एक बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से प्रदेश की सभी नागरिकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकलेचा जी, जब मैं आपसे चर्चा करता हूं रोजगार को लेकर तो सबसे पहले आपके जहन में किन प्लानिंग्स की तरफ ध्यान जाता है? क्योंकि आज़ादी के बाद से ही बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है, और उससे जब सुलझाने की चुनौती सामने आती है और युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तो उसमें अब तक आप और आपका विभाग किस हद तक कामयाब हो पाया है? देखिए, पिछले 2 महीने में पहली बार मध्य प्रदेश में 5.25 लाख लोगों को हमने नया रोजगार दिया विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर महीने कम से कम 1 लाख लोगों के नए रोजगार सृजन करें। हम आज 28 जिलों में हमने एक साथ अलग अलग उद्योगों का काम शुरू किया। तकरीबन 2500 इंडस्ट्री हमारी पिछले 1 साल में नई चालू हुई। इसके अलावा हम अभी अंदाजा अगले 6 महीने में इंडिया के सबसे बड़े कुछ क्लस्टर्स बना रहे हैं, जैसे फर्नीचर क्लस्टर बना रहे हैं, टॉय क्लस्टर बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बना रहे हैं, हर्ब्स और एग्रो प्रोसेसिंग के क्लस्टर बना रहे हैं। इन सब के पीछे उद्देश्य एक ही है कि कैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए। क्योंकि अगर जब हम देखें पूरे भारत का सिनेरियो तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर, सेकंड देता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, और तीसरे पे एमएसएमई पे फोकस आता है। और एमएसएमई का फोकस वास्तव में बहुत ज़रूरी है, और उसी फोकस के माध्यम से हम ये सब काम करने का प्रयास कर रहे हैं। युवा उद्यम क्रांति योजना एक बड़ी फ्लैगशिप योजना है, इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसमें कि उसमें जो ब्याज का जो अनुदान है वो 3% कर दिया गया है। ये पहले 6% था महिलाओं के लिए, 5% था पुरुषों के लिए, तो इसको कम क्यों किया गया है? देखिए, हमारी रीच बढ़ाने की क्षमता होती है।
दुनिया में कोई भी सरकार हो, सबकी पॉकेट की एक डेप्थ होती है, गहराई होती है। उस गहराई से में हम जितनी रीच बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। हमें कुछ लोगों को डेवलप करना हमारा टारगेट नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगले 2 साल में 30 लाख लोगों का रोज़गार देना है, तो 30 लाख लोगों में बंटवारा करना। किसी बड़े 5 को दे देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? क्योंकि बजट की कमी है इसको लेकर। नहीं, बजट की कमी नहीं है, लेकिन आपको आपकी पॉकेट की तो साइज कितना ही बड़ा हो, अनलिमिटेड किसी की नहीं होती है। कितना ही बड़ा कोट बना लो आप 4-5 फीट से ज़्यादा लंबी पॉकेट नहीं आ पाएगी, तो सीमा तो आएगी हर चीज़ की। बट प्रायोरिटी आज की तारीख में चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की ले, और चाहे केंद्र सरकार की ले, सबकी एक ही प्रायोरिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, और उसी के लिए सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। सर, स्टार्टअप को लेकर क्या पॉलिसी बनी है मध्य प्रदेश में? अभी नई हम पॉलिसी ला रहे हैं स्टार्टअप स्टैंड अप की, और बहुत तेज़ी से हम उसमें भी आगे बढ़ने वाले हैं। अभी उसकी कैपिटल बेंगलोर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से ये स्कीम, वहाँ आईटी शुरू में ज़्यादा हुई, उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा कैप्चर कर रखा है। मध्य प्रदेश में बीच में बिल्कुल काम बंद था इन विषयों को। इसमें तेजी से काम हो रहा है। इसमें तेजी से काम हो रहा है। ये एक नया विंग हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब तक सर लग रहा है कि पूरी पॉलिसी पूरी बन जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा इसी माह में, मतलब फरवरी में हम लॉन्च कर देंगे। फरवरी में हम, हमारा टारगेट उसके माध्यम से कई नए रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। सकलेचा जी, मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस को लेकर, उस भी एक आपका विभाग का एक हिस्सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल दोनों काफ़ी हद तक नियर बाय एक दूसरे की पूरक गतिविधियां हैं, एंड हम उनको अब टेकअप कर रहे हैं। क्योंकि क्या था, मध्य प्रदेश में कभी भी मध्य प्रदेश के निवासी को एंटरप्रेन्योर स्किल के पे फोकस कम हुआ। वो तुरंत नौकरी के लिए बाहर भाग गया पढ़ाई करके, और यहाँ ऐसा ना वातावरण दिखा। और मैं अगर आज के 10 साल पहले की बात करूँ, तो जब जिस स्टेट में रेजिडेंशियल बिजली पूरी ना हो, किसान के लिए खेती की बिजली पूरी ना हो, वहाँ इंडस्ट्री कैसे आती है? तो ये सोचने की बात है। आदमी बातें भले कुछ भी कह दे, आरोप प्रत्यारोप करना बड़ा आसान है, लेकिन उस बात को समझना पड़ेगा आपको कि रोजगार और इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली ज़रूरत पावर होती है। पावर के बाद उसको बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उस सब की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये सब अब हम धीरे धीरे हमारा जनरेट हो रहा है। अब हम पावर सरप्लस हो गए, हम नए कई एंटरप्रेन्योरशिप है। अभी मैंने आईटी में जब मैं बात कर रहा था, टीसीएस इन्फोसिस से बात करी, तो उनके और यूनिवर्सिटी के टाई अप किए, उनको किस स्किल सेट का मैन पावर चाहिए उसको टाई अप किया। अभी मैं दिल्ली गया था, तो वैष्णव जी केंद्रीय रेल मंत्री से जब बात हो रही थी, तो उनने बोला कि भैया अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में नए जो सिस्टम आए कि ट्रेड को किस टाइप का आदमी चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड कोर्सेस नहीं चलेंगे। तो ये सब बातों का तेज़ी से मंथन चल रहा है, और प्रधानमंत्री से लेकर सभी का मंथन एक ही लाइन पे है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। एक सवाल सर मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, क्या उसको सुलझा लिया गया? क्योंकि जब आपकी जो बहुत सारी योजनाएं जो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जब लोन लेने कोई जाता है तो बैंक उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते हैं, उसे गिरवी रखने को, मॉर्गेज रखने को कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में आपके जो अधिकारी हैं वो अक्षम पाए जाते हैं। वो काफ़ी कन्विंस भी करते हैं, लेकिन उसका असर बैंक के अधिकारियों को नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये बात सामने आ रही है। बिल्कुल, आपका चिंतन, आपकी जानकारी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन क्योंकि ये 2 सरकारों के बीच का है, बैंक्स केंद्र सरकार के अंदर आ रहे हैं और लोकल प्रशासन की व्यवस्था हमारे पास है। इसकी मेरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी से काफ़ी लंबी चर्चा हुई। फिर उनका सुझाव आया कि नाबार्ड की बैठक होती है, हर 3 महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर पे लोन कैसे दिया जाए
उस पर वर्किंग आई। और उसके बाद अभी मैंने मध्य प्रदेश के लीड सेंट्रल बैंक के रीजनल हेड को मैंने बुलाया था, उनके सीएमडी भी आए थे, रतलाम में हमने एक कॉन्फ्रेंस करी थी और कॉन्फ्रेंस में हमने काफ़ी लोगों से बात करी। फिर ये तय हुआ कि अब हम अपने एंटरप्रेन्योर को ये कहने वाले हैं कि आप लोन अप्लाई एक बैंक में करें, उसकी कॉपी हमारे GMDIC को दें। वो GMDIC उस ज़िले के सभी बैंकों को सर्कुलेट करेगा और बैंकों को कहेंगे कि आप बताओ कि कौन इस प्रोजेक्ट को पहले लेना चाहेगा। और उनकी जो हमारी ये जो हर क्वार्टरली जो बैठक होगी, उस बैठक में हम जनप्रतिनिधि को भी जागृत करेंगे कि वो प्रायोरिटी सेक्टर के प्रपोजल्स, पेंडिंग प्रपोजल को डिस्कस करें। जब तक किसी चीज़ की नियम बनाना आसान है लेकिन उसका हिसाब रखना नहीं सीखेंगे तब तक उसका अचीवमेंट नहीं आता है। तो अभी तक हिसाब रखने की प्रैक्टिस, फिर सामान्य कई बार हर विधायक, सांसद इन नाबार्ड की बैठकों में जाने की आदत सिस्टम में नहीं था। फिर उनके बैंकों के बात करने के तरीके के साथ ये तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जो बहाने ढूंढे जाते हैं उन सब बहानों को फिर हमें स्केल डाउन करके लिख कर उन सबको समझाना ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके। ये सब पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बहुत तेज़ी से, जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 10,000 इंडस्ट्री शुरू कर दूंगा अगले 2 साल में, तो मुझे ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो कहाँ से शुरू होएगी। सर आईटी पे भी सर आपने काफ़ी काम किया है और मध्य प्रदेश हमेशा से ही आईटी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का लक्ष्य लेके चला है। किस हद तक आप उसमें कामयाब हो पाए हैं? देखिए, आईटी की इंडिया की कैपिटल तो अभी भी कर्नाटका है, हैदराबाद रनर अप है और पुणे अभी रेस में आया है। उसके बाद चौथे नंबर पे गुड़गांव आ गया, गुड़गांव और नोएडा मिला लो। अभी मध्य प्रदेश अपनी नई पॉलिसी आईटी की बना रहा है। अभी हमने जितने भी हमारे पास लैंड थी हमने सब लैंड अलाट कर दी। अब हमारे पास लैंड पूरी कंज्यूम होके अब नए हम लैंड बैंक बना रहे हैं। और नई पॉलिसी में अभी मेरी नेस्कॉम के CEO से बात हुई थी। नेस्कॉम का असेसमेंट है कि अगर हम प्रॉपरली ये एक्सरसाइज हो, 8 से 10 लाख नए रोज़गार हम अगले 2 साल में यहाँ से भी सृजित कर सकते हैं और उसके लिए हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमने कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों को पिछले 1 साल में नया रोज़गार दिया है। 40 कंपनियां नई चालू हुई है और अगले 3 महीने में हमारी 200-250 कंपनियां चालू करने का टारगेट है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में वो इकोसिस्टम अब डेवलप हो पाया है या कुछ कमी रह रही है जिसकी वजह से बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उतनी तेज़ी से यहाँ पे नहीं आ रही है जितनी तेज़ी से दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में आती हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इकोसिस्टम वाली बात हम पार कर गए। आज के अगर 5 साल पहले आप बात करते हैं तो मैं कहता कि इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है। तब बिजली की नहीं थी, सड़कों का जाल नहीं था, प्रॉपर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं थे, उन इंस्टीट्यूट में प्रॉपर कोर्सेस नहीं थे, फिर उतनी बैंकों की कोऑर्डिनेशन, आप सब पॉइंट तो अभी आपने चर्चा की है, वो सब इश्यूज अब धीरे धीरे कवर हो गए हैं। अब हम तेज़ी से इस विषय पे आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आईटी में भी। और अभी तो आपको सुन के ताजुब होगा कि मैंने 12 यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप इन्फोसिस के साथ कराया। उनकी फैकल्टी भी जाएगी, इंस्टीट्यूशन वाले भी उनसे ले रहे हैं कि भैया उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। 20,000 बच्चों को केवल इन 2 कंपनियों में ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम पिन पॉइंट करके, कोऑर्डिनेट करके, वरना होता ये था कि कई बार बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में इंडस्ट्री की बात प्रॉपर स्थान पे प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, वो बहुत डिस्टार्टेड स्वरूप में जाती। अब मैं खुद ही 42 जिलों में घूम के आ गया, हर ज़िले की डाटा में खुद बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा विश्वास भी आता है
कि नहीं भैया जनप्रतिनिधि खुद आके बात कर रहा है तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंटरप्रेन्योर का भी बढ़ता है और वातावरण भी बनता है। तो और आप सब लोग भी आजकल थोड़ा पॉजिटिव कि भैया मध्य प्रदेश की ग्रोथ में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आप लोगों के भी अब ये सब चर्चाएं होने लगी। हर चीज़ का अपना योगदान होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो सीधे आपके डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि रोज़गार का सृजन आप कर रहे हैं, लेकिन ये इसको संभालने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल प्रमोशनल डिपार्टमेंट को दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये आपके साथ अन्याय हुआ, ये कहीं ना कहीं आपका विभाग को दी जानी चाहिए जिम्मेदारी? देखिए, एक चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करो, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक होता है। कल को मैं कहूँ कि भैया एग्रो प्रोसेसिंग मैं करता हूँ तो भैया खेती भी मेरे को दे दो। अरे भैया उसमें फाइनेंस होता है तो फाइनेंस वालों को कह दूँ कि भैया तुम फाइनेंस भी हमारे को ही दे दो। ये प्रैक्टिकल नहीं है। जितना आपको जिस डायरेक्शन में वर्किंग हो, अल्टीमेटली कैबिनेट एक टीम होती है। टीम मिलकर समग्र विचार करके हर चीज़ को तय करती है। ये टीम बैठकर तय करती है, तभी तो ये सब बातें होती है। अगर ये टीम नहीं बैठ के बातें करती तो कैसे ये सब काम होते, कहाँ से होते, क्यों होते, अपने को समझना तो पड़ेगा। वो कौन सा ऐसा सपना है या वो ऐसे कौन सी, जैसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, कि जब आप सोते हैं तो देखो कि अभी आशुतोष ने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज से 6 महीने बाद मैं उसे बताऊंगा कि मैं किन तैयारियों कर रहा था, या 2 साल बाद मैं उसे बताऊंगा, 1.5 साल बाद बताऊंगा। वो ऐसा कौन सा आपका मास्टर स्ट्रोक है जिसकी आप तैयारी में जुटे हो और आपको लगता है कि जब वो सपना आपका साकार होगा, लक्ष्य पूरा होगा, तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी और युवाओं को रोज़गार बहुत आसानी से मिलेगा, वो स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर खड़े हो सकेंगे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 लाख लोग बेरोजगार होंगे। हमारा टारगेट हमने 30 लाख का हमने ले लिया। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट इस टाइम में ये काम हो जाएगा। और अगर आपने रोज़गार एक बार दे दिया, एक बार इंडस्ट्री का रोटेशन शुरू हो गया, तो मल्टीप्लाई इतनी तेज़ी से होगा कि पूरा नक्शा बदल जाएगा। और वो नक्शा बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बदलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, डिजिटलाइजेशन, वर्कफोर्स के काम के तरीके, इन सब में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उन सब परिवर्तन के माध्यम से उद्देश्य सबके पीछे एक ही है कि मध्य प्रदेश के हर नौजवान को उसके हक का रोज़गार मिले, उसके हक की आमदनी मिले, उसे रोज़गार के लिए पलायन ना करना पड़े, उसे अपने घर के आसपास रह के काम का अवसर मिले। उसके लिए फाइनेंसिंग की व्यवस्था, उसके लिए पावर की व्यवस्था, उसके लिए बाकी अब जैसे हमने क्लस्टर की फॉर्मेशन की पहली बार की, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अभी आपने बोला पॉकेट की बात करी, सेम बात मेरी जब हुई तो भैया हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। तो मैंने जब फर्नीचर क्लस्टर की बात शुरू करी तो बात शुरू हुई कि भैया 100 एकड़ ज़मीन दे दो। आज मैंने 500 एकड़ ज़मीन दे दी और उसमें मेरे पास ये फीडबैक आ रहा है कि नहीं साहब, हमें 500 एकड़ ज़मीन और चाहिए, हम तो इंडिया का सबसे बड़ा फर्नीचर का क्लस्टर बनाएंगे। क्योंकि अभी हमें लकड़ी यहाँ से लेते हैं तो प्रेशर डाई कास्टिंग के लिए लुधियाना जालंधर जाना पड़ रहा है, नायलॉन मोल्डिंग के लिए हमें बम्बई दिल्ली जाना पड़ रहा है, प्लास्टिक के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। तो जब हमने सब चीज़ों को एक जगह लाए तो मिनिमल वेस्टेज की बात आई। तो भैया हमने बोला लकड़ी जितनी आपके घर में भी कारपेंटरी का काम हुआ होगा, 30% कारपेंटर लकड़ी छील के फेंक देता है, वो जलती है या कचरे में जाती है। अब हमने वहीं प्लाई बोर्ड का यूनिट भी लगा दिया तो वो 100% उस वेस्टेज का उपयोग कर रहा है। तो कास्ट उतनी कम हो गई, क्योंकि अब हमारे ये समझ में आ गया है कि पूरा इकोसिस्टम जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम चाइना से बहुत बेहतर कर पाएंगे। और उसका एक और उदाहरण बताता हूँ। आपके पानीपत के ब्लैंकेट कभी आपने देखे? चाइना कहीं उनके सामने नहीं टिक पाता है। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि उनने उसका पूरा इकोसिस्टम बनाया।
और मध्य प्रदेश अब इकोसिस्टम बनाने पे लगा हुआ है, जहां मिनिमल वेस्टेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मोस्ट प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन इज डिसाइडेड। तो उसकी सबसे बढ़िया इकोनॉमिक्स आएगी, सबसे बढ़िया इकोनॉमिक्स आएगी, एंटरप्रेन्योर कमाएगा तो वर्कर को भी बेहतर पैकेज मिलेगा, उसको बेहतर पैकेज मिलेगा तो उतनी सर्कुलेशन बढ़ेगी, उतनी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो सबकी तरक्की होगी। तो ये इंडस्ट्री की तरक्की व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज, पूरे प्रदेश की तरक्की उस पर आधारित है। रोल मॉडल स्टेट सर? चाइना, बट विद वन कंसेप्ट कि कोई भी ग्राहक आया, जिस कीमत में माल मांगे चाहे कितना ही घटिया बना के दे दो, उससे बचाते हुए स्टैंडर्डाइजेशन का यूरोपियन पैटर्न फॉलो करो, क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए वाली बात को ध्यान में रखते हुए, भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन सब के प्लस पॉइंटेड उठाकर कॉम्बिनेशन करें। लास्ट क्वेश्चन सर, हब जो कहा जाता है, एक शब्द लगा जाता है कि भाई आईटी हब आंध्रा है या किसी चीज़ के साथ हब जोड़ा जाता है, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में किस चीज़ का, किस प्रोडक्ट का हब बनेगा? फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट मतलब टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये 3 चीज़ों में मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट में आ जाएगा। शायद नंबर 1 भी का प्रयास करेंगे, लेकिन 5 साल में गारंटेड 2 विषयों में हम नंबर 1 होंगे इंडिया के। धन्यवाद, शुक्रिया ओम प्रकाश सकलेचा जी, बड़ी ऊर्जा देती हैं आपकी बातें। और जब उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हैं जो कागज़ों से उतरकर धरातल पे भी दिखाई दे, और आप बतौर राजनेता आपका भी एक सपना रहता होगा कि भाई वो चीज़ें सामने दिखाई दे, आपसे भी लोग टकराए और आपको धन्यवाद दें कि आप अगले महीने इंदौर आइए, मैं आपको फर्नीचर क्लस्टर की शुरुआत का एक नज़रिया दिखाता हूँ। इंदौर जैसे शहर में 500 एकड़ जमीन का पेच निकाल कर देना, 150-200 इंडस्ट्री एक साथ आकर काम करना अपने आप में अचीवमेंट है। धन्यवाद। बिल्कुल अचीवमेंट है। देखिए आलोचना की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हमने तमाम सवाल वो भी पूछे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ मुसीबत खड़ी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुसीबत का आगे जीत है। और अगर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी इन तमाम पहलुओं से आगे निकलते हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक सपोर्ट की, आत्मनिर्भर बनने की जो उनकी ललक है उसको सपना कैसे वो साकार करें, एक ऐसा सिस्टम जो उनको सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ाए। और मुझे लगता है कि अगर सकलेचा जी और उनका डिपार्टमेंट इसी राह पे आगे बढ़े तो निश्चित तौर पे हमें बहुत बेहतरीन परिणाम आने वाले दिनों में मिलेंगे। और इन तमाम पहलुओं पर हमें नज़र लगातार बनी रहेगी। अब देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।